बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th फिजिक्स क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिजिक्स का हमारा यूनिट नंबर 14 चल रहा है विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 14.4 विच इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट हम लोग रीड कर लेते हैं। The amount of current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provide the temperature and the physical state of the conductor does not change। ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर में से, किसी भी वायर में से जो करंट पास कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि जो कंडक्टर है यानी जो वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो कांस्टेंट रहें, उनमें कोई किसी किस्म का चेंज ना आए। ठीक है, अगर वो स्टेट्स कांस्टेंट रहेंगी तो उस कंडीशन में आपके पास जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टेट्स फुलफिल नहीं होती, मतलब वो कांस्टेंट नहीं रहती, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, देन आप कुछ नहीं कह सकते कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या जो भी है। ठीक है, इसको अगर हम देखें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि जो फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आपके पास जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब आप इस साइन को हटाते हो, इक्वल का साइन अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है जो हर मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यू रखती है। Where R is the constant of proportionality and it is resistance of the conductor, its SI unit is ohm, denoted by a symbol this. If a graph is plotted between the current I and the potential difference V, a straight line will be obtained। ठीक है, यानी अगर आपके पास वो फिजिकल स्टेट्स जो है वो कांस्टेंट रहे या जो कंडीशन आपको बताई है वो अगर फुलफिल हो जाए तो उस कंडीशन के अंडर आप अगर V और I का ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन देगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है V और I के दरमियान में। तो जहाँ पे भी दो क्वांटिटीज के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो वहाँ पे एक स्ट्रेट ग्राफ बनता है। ठीक है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताएंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। यानी लेट्स सपोज अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है या कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसकी एक जो है ना प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो मतलब करंट को अपोज करती है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी मोशन को अपोज करने के लिए, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस नेम से शो हो रहा है कि करंट की मतलब रेजिस्टेंस यानी रेजिस्ट करना। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस होती है ये करंट की मोशन को रेजिस्ट कर रही होती है। These suppositions come from the collision of moving electrons with atoms of the substance। आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर है, इंसुलेटर है, उसके अंदर जितने भी जो एटम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जब मूव करते हैं, ठीक है, तो वहां पे उनकी कोलिजन हो रही होती है और उस कोलिजन की वजह से किसी भी जो मतलब करंट है, ठीक है, तो वहां से अगर कंडक्टर है उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो वहां पे उसकी जो मतलब पाथ है उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज ओम। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज R इज ओम इफ वी पुट V is equal to 1 volt and I is equal to 1 ampere, the value of R will be 1 ohm। ठीक है, when a potential difference of 1 volt is applied across the ends of a conductor and 1 ampere of current passes through it, then its resistance will be 1 ohm। एग्जाम्पल दी गई है आपको 14.2। यहाँ पे आपके पास वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, I गिवन है, आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ओहम्स लॉ अप्लाई करें, V इज इक्वल टू आई आर जो है ना आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। I यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा
वैल्यूज पुट करें 60/20 तो ये आपके पास 30 वोल्ट पर एम्पियर आएगा, जो कि आपके पास ओहम के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। अब ओहमिक कंडक्टर्स वो होंगे जो ओहम लॉ को ओबे करते होंगे, ठीक है, और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स वो होंगे जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे होंगे। Ohm's law is valid only for certain materials. Materials that obey Ohm's law and hence have constant resistance over a wide range of voltage are said to be ohmic. Material having resistance that changes with voltage or current are non-ohmic. ठीक है, यानी क्या होगा कि ohmic conductors वो होते हैं जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, वो जो कंडीशन है ओहम लॉ की वो फुलफिल होती है। ठीक है, तो उस वजह से उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, लेकिन जब कोई कंडक्टर नॉन ओहमिक हो यानी वो कंडीशन फुलफिल ना कर रहा हो तो उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। ठीक है, ohmic conductors has a linear voltage current relationship over a large range of applied voltage. The straight line show a constant ratio between voltage and current. Ohm law is obeyed. For example, most materials show ohmic behavior. यहाँ पे देखें अगर कोई कंडक्टर ओहमिक है, ठीक है, यानी वो ओम लॉ को ओबे कर रहा है, तो आप उसका जो वोल्टेज करंट ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, लेकिन जब आप नॉन ओमिक मटेरियल्स का ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, करंट और वोल्टेज का, तो वहां पे वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व्ड लाइन शो करेगी, जो कि ये ग्राफ मतलब शो कर रहा है कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल दी हुई होगी फिलामेंट बल्ब की। फिलामेंट बल्ब जो होता है आपके पास वो नॉन ओमिक बिहेवियर रखता है। ठीक है, यानी वो ओम लॉ को ओबे नहीं करता। इसकी एक एग्जांपल है कि जब आप लाइट बल्ब ऑन करते हो तो जब ऑन करते हो तो वो इतना हीट अप नहीं होता, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद अगर आप उसको हाथ लगाओ तो वो हीट अप हुआ होता है। तो इट मीन्स उसकी जो फिजिकल स्टेट है, टेम्परेचर वगैरह वो कांस्टेंट नहीं रहा, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो कांस्टेंट नहीं रही, दैट्स व्हाई वो ओहम लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक कर्व्ड लाइन शो होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 14.6 विच इज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी सब्सटेंस की जो रेजिस्टेंस है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आपको बताएगा कि एक आप करें पाइप लें, ठीक है, पाइप ऑफ अ लेस रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो देन अ लॉन्ग पाइप। ठीक है, यानी शॉर्ट पाइप जो है उसमें लेस रेजिस्टेंस होगी एज कम्पेयर टू लॉन्ग पाइप, तो इट मीन्स के रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड कर रही है। Also the pipe with large cross sectional area offers less resistance than the pipe having smaller क्रॉस सेक्शनल एरिया। इट मीन्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा वो फैक्टर्स बताए गए हैं, हम यहाँ से इसको रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर at certain temperature and for a particular substance the resistance of R of the wire is directly proportional to the length, R is directly proportional to the length होती है। It means if we double the length of the wire, its resistance will also be doubles because there exists a direct relation between resistance and length of the pipe. सेकेंड यहाँ पे इन्होंने बताया द रेजिस्टेंस आर ऑफ द वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अगर आप एरिया को डबल करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया के दरमियान आपके पास इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। It means that a thick wire would have smaller resistance than a thin wire. After combining the two equations, R is directly proportional to L by A. ठीक है, यहाँ पे जब आप इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ आपके पास एक कांस्टेंट लगेगा विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट लगेगा उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं और ये जो सिंबल है इसको हम रो पढ़ते हैं। ठीक है, where rho is a constant of proportionality known as specific resistance. Its values depends upon the nature of conductor. Copper which is copper, iron, copper के लिए अलग होगा, iron के लिए अलग होगा, tin के लिए अलग होगा। ठीक है,
If we put L is equal to 1 meter, A is equal to 1 meter square in equation this, then R is equal to rho. That is, the resistance of 1 meter cube of a substance is equal to its specific resistance. जो R है, कैपिटल R, वो resistance of substance है, और जो रो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ठीक है. द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर, ठीक है. यहाँ पे आपके पास 14.3 दी हुई है एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको गिवन है डायमीटर, लेंथ गिवन है, यहाँ से आप एरिया फाइंड कर लोगे, ठीक है. अप्लाई करो, एरिया फाइंड करो, ठीक है. ये वाली इक्वेशन लगाओ, R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है. तो रो आपको पता है कि कॉपर के लिए यहाँ पे क्या बताएगी, 1.69 पुट करें आप, ठीक है. एल की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मींस के जो है मतलब ज्यादा उसमें डेसिपेशन नहीं होती, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट. जो कंडक्टर्स होते हैं वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, दैट्स व्हाई वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली पास आउट हो सकती है, ठीक है. ये free electrons move randomly in all direction inside metals. When we apply an external electric field, these electrons can easily move in specific direction. This movement of free electrons in a particular direction under the influence of an external field causes the flow of current in metal wire. The resistance of conductor increases with increase in temperature. This is due to increase in the number of collision of electrons with themselves and with the atoms of the metal. यानी जितनी ज्यादा इनके दरमियान में collision होगी, जाहिर सी बात है जब collision होती है तो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलेटर. ऑल मटेरियल कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर लाइक रबर however are not free to move. They are tightly bound inside atoms. जो कंडक्टर्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं वहाँ पे टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है. इसलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा कंडक्ट नहीं करते. Hence, current cannot flow through an insulator because there are no free electrons. For the flow of current, insulator have very large value of resistance. Insulator can be easily charged for friction and the induced charge remains static on the surface, ठीक है. यानी कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनकी मोशन होती है, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, और कंडक्टर जो होते हैं वो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं. लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं वो वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, वहाँ पे जो है ना करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर. जैसे हमने लास्ट यूनिट में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे, सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर, सेम इसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इस लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक स्टडी किए हैं आपने इनको अच्छी तरह से रीड करना है ताकि आप इनको अच्छी तरह से इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.